मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, प्री एग्ज़ामिनेशन को लेकर के जो इतनी ज़्यादा हाय तौबा मची हुई थी, परेशानियाँ थी, निराशा के बादल लगभग थोड़े-थोड़े छँट गए हैं। और ख़ासकर कल जब यूपीएससी के चेयरमैन ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया है, तब तो उन घटाटोप वाले बादलों के बीच से कहीं न कहीं एक सूरज निकलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और इसके आधार पर डेफ़िनेटली हम सब अब 2027 की तैयारी के बारे में बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2027 की तैयारी के बारे में एक सूचना देना चाहूँगा, जो मेरी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण सूचना है आपकी तैयारी को अंजाम देने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि एएफए आईएएस का एक ऑनलाइन कोर्स है, फुल ऑनलाइन कोर्स है। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ कर के सारी तैयारियां कराई जाती हैं। 1000 घंटे के लगभग लेक्चर्स हैं। और उसमें साइंस और सी सेट को छोड़कर कंप्रहेंशन के लेक्चर्स मेरे ही हैं। बाकी सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा रिकॉर्डेड हैं और एक एक लेक्चर वेल एडिटेड और एनिमेटेड भी है। दोस्तों, इस कोर्स की जो कीमत है वह है 14,300 रुपये, लेकिन अभी एएफआईएस ने इस पर 3,500 रुपये डिस्काउंट घोषित किया है। और आप इस डिस्काउंट का लाभ 15 जून तक ले सकते हैं। इस डिस्काउंट के लाभ को लेने के लिए आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वह कोड है UPSC 27। UPSC 27। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यह जो डिस्काउंट है यह फुल कोर्स पर है। फुल कोर्स की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमने अपने इस कोर्स को छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट में भी बांट रखा है, लेकिन जो डिस्काउंट दिया गया है वह फुल कोर्स पर दिया गया है। दोस्तों, आइए अब हम पहले चेयरमैन साहब का जो अभी स्टेटमेंट आया है उसे देख लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके प्रकाश में हम अपने यूपीएससी की आगे की तैयारी को अंजाम दे सकें। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं कम से कम 1980 से तो यूपीएससी से जुड़ा हुआ हूँ और यूपीएससी को वॉच कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इससे पहले यूपीएससी के किसी भी चेयरमैन ने यूपीएससी की किसी भी कमी को इस तरीके से अपने ही शब्दों में स्वीकार किया हो। मुझे याद नहीं आ रहा है। यदि ऐसा हुआ होगा तो भी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इससे पहले विवादों के घेरे में नहीं आया, लेकिन इस बार आक्रोश कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और सच पूछे तो ज़्यादा वैलिड भी था। तो इसके लिए मैं आप सभी अपने दोस्तों की ओर से, अपनी ओर से यूपीएससी के चेयरमैन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनकी इस सदाशयता की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने कम से कम अपनी बात, यानी कि यूपीएससी की बात हमारे सामने रखी। तो हम अब समझ सकेंगे कि वास्तव में यूपीएससी आगे क्या करने जा रही है। क्योंकि देखिए, जब आप अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आप भले ही यह न बताएं कि आप आगे क्या क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उससे ध्वनित तो हो ही जाता है कि डेफिनेटली अगर यूपीएससी अपनी गलती मान रही है तो आगे इसमें सुधार करेगी। क्योंकि यदि सुधार नहीं करेगी तो वो अकाउंटेबल है इसके लिए। आपने अपनी गलती तो मान ली, लेकिन आपने सुधार क्या किया? और यूपीएससी जैसी संस्था से हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकती कि वो सुधार नहीं करेगी। तो इसी प्रकाश में हम अब 2027 की अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। देखिए, चेयरमैन ने पहला वाक्य क्या कहा है? चेयरमैन का पहला वाक्य है कि आई अंडरस्टैंड, कि मैं इसे मानता हूं, मैं इसे समझता हूं, मैं इसे जानता हूं। दिस ईयर्स प्रीलिम्स, इस साल का जो प्रीलिम्स था, फेल्ट क्वाइट टफ। दोस्तों, उन्होंने टफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। क्वाइट टफ यानी कि बहुत अधिक टफ था। इसे समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मोड़ा टफ नहीं था। थोड़ा बहुत ही टफ होता तो शायद स्टूडेंट इतने ज़्यादा निराश नहीं होते, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं। क्वाइट टफ, बहुत टफ था, एंड चैलेंजिंग फॉर मेनी एस्पिरेंट्स, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी थे। यहाँ उन्होंने कह दिया है मेनी एस्पिरेंट्स, थोड़ा सा बचाव कर गए हैं, नहीं तो सच पूछिए तो ये सभी एस्पिरेंट के लिए ही चैलेंजिंग था। वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जनरली ये गवर्नमेंट में होता है। गवर्नमेंट अपना बचाव करके चलती है,
सीधे सीधे वो स्वीकार नहीं करती चीज़ों को। और वही बात आपको यहाँ हमारे चेयरमैन साहब के वक्तव्य में भी दिखाई देगी। ये जो चेयरमैन साहब का वक्तव्य है, जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आ गया कि अश्वस्थामा हतो हत नरो वा कुंजरो। अश्वस्थामा तो मारा गया है, फिर धीरे से कहा जाता है बस ये पता नहीं है कि वह हाथी था या मनुष्य था। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उद्देश्य भी पूरा हो गया, द्रोणाचार्य खत्म हो गए, और साथ ही साथ झूठ भी नहीं बोला गया, भले ही सच न बोला गया हो। तो इसे कहा जाता है अर्ध सत्य। तो खासकर जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी स्वीकृति को मैं अर्ध स्वीकृति के रूप में ही लेता हूं। क्यों मैं इसे अर्ध स्वीकृति कह रहा हूं? देखिए, वो कह रहे मेनी एस्पायरेंट्स, जबकि ये सभी एस्पेरेंट्स के लिए बहुत ही क्वाइट टफ था। इसके बाद वो कहते हैं इन सच सिचुएशंस द ऑफिशियल प्रोविजनल की प्रोवाइड्स मच नीडेड क्लियरिटी, कि ये जो हम की दे रहे हैं, आंसर की दे रहे हैं, यह इस स्थिति को और ज़्यादा स्पष्ट करेगा। उत्तर को लेकर के लोगों में परेशानी नहीं है, जो परेशानी है वह है प्रश्नों को लेकर। उत्तर तो होंगे, सटीक नहीं होंगे तो ठीक है, थोड़े से घुमावदार हो जाएंगे, थोड़े से विवादास्पद हो जाएंगे, लेकिन उत्तर तो होंगे ही ना। और इसके बाद देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि मोस्ट आंसर आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस एंड रेपुटेड न्यूज पेपर्स, द कोर सोर्सेज सीरियस एस्पायरेंट्स रिलाई ऑन। हम आंसर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस आधार पर पूछे गए हैं, इनका आधार क्या है। और फिर चेयरमैन साहब आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, तो हमें वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स बता दीजिए। अभी तक यूपीएससी ने कभी भी कहीं भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात नहीं की है। न तो हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के बारे में जानते हैं और न ही हम रेपुटेड न्यूज़पेपर्स के बारे में जानते हैं। हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं, वो बात अलग है, हम अपने ढंग से जानते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, लेकिन यूपीएससी ने तो नहीं बताया है। और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से बाहर का पाते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बुक्स को टेक्स्ट बुक्स मान लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किताबें हैं, पूरे देश में चलती हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस टेक्स्ट बुक से बाहर के हैं। तो हम किसे माने? रेपुटेड न्यूज़पेपर्स हम किसे माने? और सवाल इस बात का है ही नहीं कि न्यूज़पेपर में उसके आंसर है कि नहीं। सवाल ये उठता है कि जो क्वेश्चंस आए हैं वे रेपुटेड न्यूज़पेपर से है या नहीं, ये नहीं है, बल्कि ये है कि वो क्वेश्चन अपने आप में रेपुटेड हैं कि नहीं, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं कि नहीं। जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है उनको उस तरह के प्रश्नों के बारे में जानना चाहिए या नहीं, वह उनके कैरियर से रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि यूपीएससी ने अपने वक्तव्य में प्रधान परीक्षा के उद्देश्य में ये लिखा है कि जो उनके कैरियर से संबंधित हो। उदाहरण के तौर पर जनरल स्टडीज में के ए सेट में 31वां क्वेश्चन है कि तुंगराहुआ ज्वालामुखी, जिसे 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भू उद्यान घोषित किया गया था, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया। ठीक है, आपने पूछा, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 2025 में यूनेस्को ने टोटल 26 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए हैं। 26 किस किस को किए हैं, ये कहां कहां है, स्टूडेंट कहां से कितना रटेगा, कितनों के बारे में जानेगा। और फिर 2025 में ही भारत का भी एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यह हमारे यहां का है। तो अगर इसके बारे में पूछ लिया जाता, उसकी डिटेल्स पूछ ली जाती, क्योंकि इसमें 12 किले थे, कौन कौन से किले थे, कौन कौन से किले कहां कहां हैं, तब तो बात थोड़ी सी समझ में आ जाती है कि नहीं, ये रेपुटेड न्यूज़ है, देश के लिए जरूरी न्यूज़ है, हमें जानना ही चाहिए। लेकिन 26 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं, उनमें आप तुंगराहुआ के बारे में पूछ रहे हैं, ज्वालामुखी के बारे में, और फिर विश्व धरोहर स्थल जो भारत के बारे में थे 1 साल पुराना भी आप पूछ रहे हैं, जो असम का घोषित किया गया।
तो अच्छी बात है, चलिए उसे आप पूछ लीजिए। तो एक ही साल के प्रश्न में विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोस्तों, यह भी मुझे आधी अधूरी बात लगती है। इसके बाद देखिए चेयरमैन साहब का अंतिम स्टेटमेंट क्या, इफ यू स्पॉट एनी आंसर दैट नीड्स रिव्यू सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन ऑन द ऑफिशियल क्यू पी रेप पोर्टल। दोस्तों, मेरा यहाँ फिर से एक बार चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, इफ यू स्पॉट एनी आंसर दैट नीड्स रिव्यू, इसी के स्थान पर थोड़ा सा वो ये कह देते कि इफ यू स्पॉट एनी क्वेश्चन दैट नीड्स रिव्यू, तो शायद वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता। और दोस्तों, इसके बाद लास्ट में जो लाइन है इस रिलीज की, प्रेस रिलीज की, वो है, प्लीज रीड द ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर रेजिंग ऑब्जेक्शंस, दिस प्रोसेस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। कम से कम यूपीएससी ने ये बात कही है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और फेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें जो फेयरनेस शब्द है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है चेयरमैन साहब। डेफिनेटली अभी यूपीएससी के पेपर सेटिंग में बहुत अधिक फेयरनेस की ज़रूरत है और टू सम एक्सटेंट ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है। इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह के शब्द पब्लिक को प्रोवाइड किए हैं। डेफिनेटली अब इस पर बातें होंगी और इस बात से, इस सागर मंथन से निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जो अच्छे रत्न हैं वे निकल कर आएंगे। इसके लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, चूंकि अब यूपीएससी का वक्तव्य आ चुका है, क्लैरिटी आ चुकी है, तो अब आगे मैं आपसे इसी के आधार पर अब ये चर्चा करूंगा कि आपको अपनी तैयारी को कैसे अंजाम देना चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।